अभी तक कैश मैनेजमेंट चैप्टर में हमने कैश बजट बनाना सीखा है, ठीक है। अब इसमें एक और टॉपिक है जो हमें आज करना है और ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सर श्रेय नहीं आ रहा? हाँ जी, श्रेय नहीं आ रहा? श्रेय कहाँ आएगा, उसको वो तो पास हो गया, वो तो पास हो गया, उसने कल ही एक तरीके का मैसेज कर ही दिया था इंडिकेशन, लेकिन लास्ट क्लास की पागल आ जाता कर देता। चलो कोई, तो कैश बजट में हमने 5-6 क्वेश्चंस किए थे, अच्छे से हमें समझ में आ गया था। अब हमें देखना है ऑप्टिमल कैश बैलेंस कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, एक बात तो सच है कि पैसा ज्यादा भी होना सही नहीं है और कम भी होना सही नहीं है। देखो अगर पैसा एक बिजनेसमैन के पास कम होएगा, अगर उसके पास जितना पैसा उसको चाहिए डेली एक्टिविटीज के लिए उससे भी कम है, तो उससे नुकसान क्या होगा कि वो अपनी जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए वो नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से हो सकता है उसके ऑर्डर्स पूरे ना हो और भी बहुत सी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन अगर वो ज्यादा हुआ उसके पास पैसा, मतलब सरप्लस बहुत ज्यादा पड़ा है, तो क्या वो ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर सरप्लस इतना ज्यादा पड़ा है तो वो पैसा एक तरीके से अब कोई इनकम नहीं जनरेट कर रहा। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा सरप्लस है तो वो भी गलत है, आपको उसको सही जगह से सही प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो बैंक में डाल दीजिए, कहीं वहां से आपको रिटर्न आती रहेगी, स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, वहां से रिटर्न आती रहेगी आपको, तो उसको कहीं ना कहीं सही से प्लान करके आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिमल, जैसे अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक चैप्टर किया था इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आपको याद होगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हमने सीखा था, क्या निकालना सीखा था, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हमारे पास हमेशा कितना स्टॉक रहना चाहिए, जिसकी मतलब कितने का हमें ऑर्डर क्वांटिटी देनी चाहिए, बोला सीखा था ना हमने, कि जिससे हमारा जो टोटल कॉस्ट आए तो बिल्कुल ठीक है। वैसे ही हम इसमें सीखेंगे ऑप्टिमल कैश बैलेंस हमारे पास कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा होना भी सही नहीं है और इससे कम होना भी सही नहीं है। एक हम इसमें हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो हमने ऑप्टिमल कैश बैलेंस निकाला, अगर हमारे पास उससे ज्यादा कैश बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, जितना सरप्लस है हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे कहीं ना कहीं कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो ये हो गया। अब मान लीजिए फिर बिजनेस शुरू किया और मान लीजिए अब हमारा जो ऑप्टिमल कैश बैलेंस है उससे कम हो गया हमारा कैश बैलेंस, तो हम क्या करेंगे, जो हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उसको हम बेच देंगे। तो मतलब एक हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट से निकलना, इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट्स को मनी में कन्वर्ट करना, ये दोनों बहुत इजी है और ये कभी भी एक इन्वेस्टर कर सकता है। उसको मतलब ज्यादा नहीं सोचना, तो जब वो चाहे कोई इन्वेस्टमेंट खरीद सकता है और जब वो चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच सकता है। ये हम अंडरलाइन एजम्पशन लेके चलते हैं इसमें। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब हमें इसमें दो लोगों के मॉडल करने हैं, एक है बॉमल मॉडल और एक है मिलर और मॉडल। ये दो लोगों ने अपने अपने मॉडल दिए थे। क्वेश्चन जो है आपका, मैं आज आपको बॉमल मॉडल कराऊंगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मिलर और मॉडल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि इसमें लॉग वगैरह यूज होता है, तो क्यूब रूट लग जाता है, तो क्यूब रूट वगैरह के लिए लॉग यूज होता है, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं होते। बॉमल मॉडल के क्वेश्चन के आने के चांसेस है। बॉमल मॉडल के हम आज दो क्वेश्चंस करेंगे। तो बॉमल मॉडल के हिसाब से क्या है हम लिखते हैं, तो आप पहले हेडिंग दीजिए अपने नोट्स में, ऑप्टिमल कैश बैलेंस, और उसके नीचे मॉडल का नाम दीजिए बॉमल मॉडल। ऑप्टिमल कैश बैलेंस और इसके नीचे नाम दीजिए बॉमल मॉडल। तो यहाँ पे लिखिए वेयर, अभी अभी लिखना, मतलब यहाँ देखिए टू, जैसे उसमें क्या था बच्चों, 2AO अपॉन सी था, EOQ का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही ऑलमोस्ट। तो ऑप्टिमल कैश बैलेंस इज इक्वल टू 2FT अपॉन R। अब यहाँ पे क्या क्या है वो मैं बताता हूँ, पहले फॉर्मूला लिखिए, C इज इक्वल टू 2FT अपॉन R, और यहाँ पे F क्या है, T क्या है और R क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। Where C is equal to where C is equal to cash required each time, cash required each time, cash required each time to restore to restore to restore optimal cash balance,
to restore optimal cash balance F is equal to total cash required during the year. Total cash required during the year. Total cash required during the year. T is equal to cost of each transaction. Cost of each transaction between cash and marketable securities. Between cash and marketable securities. And R is equal to rate on marketable securities. Rate on marketable securities. Rate on marketable securities. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं कि ये तो हो गया हमारा F तो हो गया T, जितना हमारे को पूरे साल में कैश चाहिए. T हो गया कि जब आप कैश से मतलब अपने कैश को इन्वेस्ट करोगे तो कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह लगेगी, उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं ना. जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो किसी स्कीम में तो कोई मतलब इन्वेस्ट जो आपको करवाता है एजेंट, वो अपने कमीशन वगैरह लेता है, दैट इज टी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट. और जब आप अपनी उसको बेच के अपना कैश में कन्वर्ट करते हो तब भी कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है मिनिमम सी, दैट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट. और आर क्या है कि जो आपकी सिक्योरिटीज है उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है. तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन से ही समझते हैं. जल्दी से आइए, पेज नंबर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है इसके. आप आइए पेज नंबर 291 पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 14.9, 292 सॉरी 291, इलस्ट्रेशन नंबर 14.9. ऐसा करिए, एक मिनट रुकिए अपना, एक मिनट रुकिए. इसी ना अभी फॉर्मूले के नीचे एक दो चीजें और लिखिए. आप इधर लिखिए अपॉर्चुनिटी, फॉर्मूले के नीचे लिखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ये एक चीज लिखिए और ये दूसरी बताता हूं अभी आपको क्या ये. एक बार ये लिखिए, बताता हूं मैं आपको ये क्या है. ये इनटू आर है सर. ये हाँ ये आ रहा है, ये टी है. मैं इसको रिलेट करूंगा आपके ईओक्यू से. अगर आपको ईओक्यू याद है आ रहा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. हमने उसमें क्या निकाला था, ईओक्यू इज इक्वल टू 2AO अपॉन सी, ये तो हमें याद है. फिर हम उसमें क्या कहते थे, कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट होती थी उसमें, उस ऑर्डरिंग कॉस्ट का नाम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट वहां पे क्या होती थी, A अपॉन ईओक्यू इनटू O, यहाँ पे क्या हो गई F, A की जगह F हो गया अपॉन C इनटू T. कितने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पूरे साल में लगेगी यार. और दूसरी चीज उसमें होती थी कैरिंग कॉस्ट. तो कैरिंग कॉस्ट क्या होती थी हमारी उसमें, EOQ अपॉन 2 इनटू C. यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट का नाम हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, C, ये EOQ है यहाँ पे वो C है, C अपॉन 2 इनटू R. तो बेसिकली वही बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने EOQ में सीखा था, बस उसके ये बदल गए, ये नोटेशंस बदल गए.
चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 14.9, पेज नंबर 291 पे आइए। एनुअल कैश नीडेड 2,40,000, तो हम निकाल लेते हैं C इज इक्वल टू 2 into 2,40,000 into ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 100 और R दे रखा है हमें 0.12। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहे हैं देख लेते हैं जल्दी से। तो पहले तो हम अपना निकाल लेते हैं कि कितना हमें को कैश चाहिए होगा। 240 into 2 into 100 डिवाइड बाय 0.12 और इसका अंडर रूट कर दीजिए, तो ये आ गया C इज इक्वल टू 20,000। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालिए और ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालिए एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी आ जाएगी 20,000 अपॉन 2 इंटू 0.12, ये कितना आ गया 10,000 इंटू 0.12, 1200। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2,40,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, 1200। ये भी 1200 हो गई, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 24। यहां तक समझ में आया दिव्यांश? निशांत? हाँ जी सर, आ गया। दिव्यांश क्या समझ में आ रहा है? आपका माइक ऑफ है शायद। आ गया सर, आ गया। अब इसको करिए, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें छोटी सी चीज और है, पहले इसको कंप्लीट करिए, लिखिए इसको। लिख लिया? हाँ सर, लिख। अब इसका इसी में आगे पढ़ेंगे। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, व्हाट दे वुड बी इफ कैश हेल्ड इज 15,000 या 25,000। तो अपना ईओपी वाला कांसेप्ट याद करिए, जब उसको कभी-कभी कहते थे ना कि अगर अगर हम इतने का ऑर्डर दे तो क्या होएगा, तो वही चीज होगी। मान के चलिए कि ये सी जो है वो 15,000 है और 25,000 है, तो मेरे को बताइए टोटल कॉस्ट कितनी कितनी पड़ेगी। तो जहां जहां आपने सी यूज किया है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, वहां पे 15,000, पहले 15,000 से और फिर 25,000 से निकाल के बताइए टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। आप ये रियलाइज करेंगे कि दोनों ही केसेस में इससे ज्यादा होगी। जो टोटल कॉस्ट 2400 आई है, 15,000 में भी ज्यादा आएगी है और 25,000 में भी ज्यादा आएगी। एक बार निकाल के दिखाइए, जहां जहां हमने 20,000 डाला है वहां 15,000 डाल दीजिए, जैसे ये यहाँ पे और यहाँ पे। समझ में आई बात? तो जल्दी से एक बार दोनों केसेस में बताइए मेरे को कितनी कितनी आएगी टोटल कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि हम 15,000 नहीं, हम 20,000, सॉरी हम 20,000 नहीं, हम 15,000 का वो करेंगे, मतलब रिस्टोर करेंगे कैश, या 25,000 का रिस्टोर करेंगे।
हाँ सर ज्यादा आ रही है। दोनों में ज्यादा आ रही है ना, तो इसका हाँ। मतलब हमारे को इतने का ही हमेशा कैश को रिस्टोर कर। दिव्यांश हो गया? जी सर। जल्दी करें। हो गया सर, हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14.10 पे आइए। इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, थोड़ा सा ये थोड़ा सा समझने वाला है। तो ये क्या कह रहा है, स्टेपलर कंगा लिमिटेड रिसीव्स कैश एट ग्रेजुअल एंड स्टेडी रेट ऑफ 3.5 लाख पर एनम। तो मतलब टोटल कैश रिक्वायरमेंट 3.5 लाख हो गई। The cash can be invested by the company to give a return of 12%. तो ये आर हो गया। However, every time it invest, it has to meet a transaction expense of 50 rupees plus 1% brokerage. अच्छा, another investment broker has approached the company to take up the investment. He has offered to charge, जो transaction cost 50 थी यहाँ पे वो 100 हो गई, लेकिन वो कह रहा है मैं brokerage 0.8 लूंगा। Should the company accept the offer or not? तो बड़ा ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम इसका देखिए, हम क्या करेंगे, पहले तो हम दोनों में अपना वो निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे। जब हमारी ब्रोकरेज कॉस्ट 50 है, 50 ब्रोकरेज जब हमारी है 50 प्लस कितना 1% है ना, 50 प्लस 1%, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे जब ब्रोकरेज हमारी 100 प्लस 0.8%, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये है और ये ब्रोकरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले सी निकाल लेते हैं दोनों केस में। 2 इंटू 3.5 लाख इंटू 50 अपॉन आर कितना है 0.12, बिल्कुल ये आ गया। ऐसे इसकी भी निकाल लेंगे, c इज इक्वल टू 2 इंटू 3.5 लाख इंटू 100 अपॉन 0.12। तो देख लेते हैं कितना कितना है दोनों का। $17,078 तो इसका आ गया। और इसका है बच्चों आपका 24,152। ठीक है, अब आइए इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर निकालते हैं अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इस पे एक और कॉस्ट हो जाएगी ब्रोकरेज कॉस्ट, जो हमारी ये है 0.1% और 0.8%। तो थर्ड हो गई हमारी ब्रोकरेज कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 17,078 बाय 2 into 0.12। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी 3.5 लाख डिवाइड बाय 17,078 into 100, और ब्रोकरेज कितनी हो जाएगी 3.5 लाख का 1%। तो ब्रोकरेज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3.5 लाख का into 1%। सारे तीनों निकाल लेते जल्दी से। ये आ गई 1205 1025। ये भी 1025 आ गई। अब इस साइड देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं क्या है। पहला तो हो गया 24152 डिवाइड बाय 2 into 0.12। दूसरा हो जाएगा 3.5 लाख डिवाइड बाय 24152 into 100, और ये आ जाएगा आपका 3.5 लाख into 0.8%।
तो ये हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, 5700 आ रही है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें इस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। देखिए समझ में आया कॉन्सेप्ट, देखिए जरा एक बार। निशान समझ में आया? हाँ जी सर आ गया। दिव्यांश आपको? आ गया सर समझ। जल्दी से नोट डाउन करिए इसको प्लीज। सर जो सेकंड केस में ब्रोकरेज कॉस्ट कैसे निकाली है वो देखिए। सेम है सर, 3.5 लाख का 0.8%, जैसे इसमें 3.5 लाख का 1% था, यहाँ पे 0.8 हो गया। ये 280 आ रही है। 2800, ये 3500 है, 2800। हो गया? हाँ जी सर। अब ऐसा है बच्चों, दो तीन बातें सुनो मेरी। जैसे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.12 एंड 11, ये आपको नहीं करने, काट दीजिए इसको, क्योंकि ये उसके मिलर और मॉडल के ये नहीं आएंगे 100%। मिलर और देखो, इस मिलर और मॉडल की थ्योरी पढ़ देना थोड़ी थोड़ी सी बस, और इसकी भी ना थ्योरी वैसे है नहीं ज्यादा, बस जस्ट एक बार रीड कर लेना, ग्राफ वगैरह देख लेना, जिससे कि आपका मतलब आईपी में होता है थोड़ी थ्योरी आ जाती है, अदरवाइज इसका प्रैक्टिकल आ सकता है। ठीक है बच्चों? अब ऐसा है कि इसके साथ हमारा सारा ये कोर्स खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। अगर आपको जब भी डेट फाइनल हो, जब भी आपकी डेट फाइनल हो, आप मुझे बता दीजिएगा, आप अपनी रिवीजन उसके हिसाब से शुरू कर दीजिएगा, और जो भी अगर आपको डाउट्स होते हैं कुछ भी होता है तो आप मेरे को बोलोगे, मैं उस टाइम पे आपकी क्लासेस रखूंगा, जितनी भी आपको रिवीजनरी क्लासेस चाहिए कि मैं आपको सारा एक बार रिकॉल कराऊं। ठीक है? जब भी आप रिवीजन करो, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको करवाया है उसी सीक्वेंस में करिए। रिकॉर्डिंग्स मैंने लास्ट के 5-6 क्लासेस की जो की थी, मतलब आपको मिली गई है। कोई भी चीज आपको टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि आपका वीक है, आपको फिर से करना है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको 1-to-1 करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों? ठीक है। एंड सर एक ये सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि इसमें ना एक ये है, एक सेकंड। कौन सा? मेरे हिसाब से सारा हो गया। एक ये जो सिलेबस में दे रखा है रिस्क एंड रिटर्न में CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग अच्छा मॉडल। अच्छा, हाँ CAPM का तूने मेरे को भेजा था। हाँ, CAPM मॉडल का जितना भी तेरे पास वो है ना, थ्योरी पार्ट है ना CAPM का, वो प्रैक्टिकल तो मुझे एक बार भेज दे, क्योंकि मैं भी देखता हूँ उसके क्वेश्चंस मैं निकालता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे पास शायद प्रैक्टिकल नहीं है, मैं करा दूंगा। तो मुझे उसका एक बार ना थ्योरी और प्रैक्टिकल जितना भी मटेरियल है तेरे पास, वो तुम मुझको भेज। मैं एक बार आपको PPT भेज दूंगा वो वाली। हाँ तो मुझे भेज दियो, मैं एक बार देख के उसको थोड़ा सा बना के ऐसे ही 1-आधे-पौने घंटे की क्लास और रख लेंगे, अभी एक आध दिन में रख लेंगे, कोई जल्दी तो है नहीं, रख के आराम से करा। ठीक है। ठीक है बेटा, वो भेज दियो। ओके बेटा, ओके दिव्यांश, बाय। बाय सर, बाय। बाय ओके सर। निशांत, बाय बाय, ऑल द बाय। बेस्ट। थैंक यू सर।